वॉइस बस नहीं है। हम्म, दे दो मेरे को वो पेन भी। चेयर उस साइड करना। चार्ज वगैरह तो होना चाहिए। जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, तानिया, रोमियो भी नाम है, एस्पिरेंट। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। सब ठीक है, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने V1 V2 फाइनली अपना खत्म कर लिया था, तो यहीं से लेना होगा। V1 V2 खत्म हो गया ना, ये कंप्लेन और वो सब खत्म हो गया, तो थोड़ा ऑक्सिलरी और मेन करते हैं, ओके। उसके बाद फिर मॉडल वर्ब शुरू करूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, ठीक है। जिसकी पहली क्लास है ना, वो क्या करेंगे, पुराना वीडियोस देख लेना। अब मैं आज तो आपको V1 V2 करवाऊंगी। अब क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो यही प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती, तो आपके पास पूरा सैटरडे है, आपके पास पूरा संडे है। आज वर्ब की कौन सी क्लास है, आज वर्ब का 4th क्लास है, ठीक है। तो आप 4th क्लास में जो बच्चे पहला क्लास लेने आए हैं, तो आप कोशिश करना कि सैटरडे संडे में वर्ब का, सैटरडे को आराम से हो जाएगा। सैटरडे को थोड़ा सा, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी सीरीज का बिंज वॉचिंग करते हो ना, वैसे ही सैटरडे को बिंज वॉचिंग करके सॉरी वर्ब का 3 चैप्टर एक साथ देख लेना। आपके पास छुट्टी है, आपके पास सुबह भी है शाम भी है, 2 बार में करके आप वर्ब खत्म कर लेना। और संडे को क्या करना, संडे को कंजंक्शन कर लेना, ओके। संडे को कंजंक्शन कर लेना, संडे मंडे जो भी लेके। और उसके बाद सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। चाहे ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना, ऐसा करना। आप लोग का रूटीन भी मैं ही बना रही। हाँ, जिन बच्चों की पहली क्लास है ना, जिन बच्चों की पहली क्लास है वो क्या करेंगे, कल सैटरडे है, ओके। तो सैटरडे को क्या करना वर्ब का 2 क्लास देख लेना, वर्ब पूरा खत्म कर लेना, जब मन देख के खत्म कर लेना, ओके। वर्ब का आपका 3 क्लास छूटा हुआ है, तो तीनों देख लेना। आज तो चौथा क्लास है। और संडे को क्या करना, संडे को आप लोग का बहुत ज्यादा बिजी डे रहता है, तो संडे को इस बैच में मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, संडे को वो देख लेना, ठीक है। संडे तो आपका ये 2 हो गया। अब आप करना कि मंडे से लेकर आने वाले मंडे से लेकर फ्राइडे तक में थोड़ा थोड़ा देख के कंजंक्शन खत्म कर लेना। अब यही सब टॉपिक हुआ है ना, हाँ। अच्छा, आई डिड पार्ट्स ऑफ स्पीच यस्टरडे, तो बहुत अच्छी बात है प्रज्ञा, आपने पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कल कंजंक्शन कर लेना। उससे क्या होगा ना कि आपका कुछ पेंडिंग नहीं बचा रहेगा, फिर आप लाइव क्लास के साथ जाओ। अब जो बच्चे पहली बार आए, आज जिनकी पहली क्लास है, वो थोड़ा सा परेशान होंगे, बोलेंगे ना कि मैम, मैं बोलूंगी ना कि ये इज एम आर अपने साथ V1 लेता है, हैज हैव हैड अपने साथ V3 लेता है, डू डज डिड अपने साथ V1 लेता है, ऐसा ऐसा कुछ बताऊंगी, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि मैम ये V1 V2 होता क्या है। थोड़ा सा बता देती हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने वाले का रिवीजन हो जाएगा। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है V1, V1 क्या है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल। और V5 भी क्या होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये सब स्टूडेंट्स को पता है ना कि जब नाउन में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लगता है तो प्लूरल बन जाता है। ऐसे मैंने पूछा गो और गोज में क्या डिफरेंस है, दोनों वर्ब है, बट अगर वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर है, अगर वर्ब में एस नहीं है तो वो प्लूरल है, नाउन का उल्टा हो जाता है। तो ये जो गोज है, ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, जिसको हम V5 बोलते हैं। और ये जो गो है, ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो ये V1 फॉर्म हो गया। वर्ब का प्लूरल फॉर्म मतलब V1 गो, और ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म मतलब गोज,
ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका पास्ट टेंस वेंट, और इसका ये पास्ट पार्टिसिपल गॉन, और वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है ना उसका ING फॉर्म। ये मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है। ओके, पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। आज बस मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि हमारे पास आज नए बच्चे भी आए हैं, उनको दिक्कत ना हो। ओके ओके। कंजंक्शन में 150 क्वेश्चन सही हुआ। इतना पीटूंगी ना आपको देख के, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। कौन हूं मैं कि आपको देख के मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं? आपको देख के मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, V1 V2 V3 इतना दूर क्लियर हो गया ना। द आइस हैज मेल्टेड, आइस मेल्ट हो चुका है। तो V1 V2 आपको पता चल गया कि V1 V2 क्या होता है। बस याद रखना कि जो V4 होता है ना, ये हमेशा वर्ब का ING फॉर्म होता है, और V3 हमेशा किसके साथ लगता है? हैज हैव हैड के साथ। अभी डिटेल में बता रही हूँ, सब चीज डिटेल में बता रही हूँ। V1 V2 बता दिया। हाँ, अब मुझे बताना है, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। आपको ये याद होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। शुरू में थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है, बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं, नया नया आत्मा लेट से जागती है। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। चलो जल्दी से बता दो, लास्ट क्लास क्या बताया था? ये सब वर्ब्स है। ये ऑक्सिलरी होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, या मेन वर्ब होता है? क्या होता है? इंग्लिश को फुल्ली स्ट्रांग कैसे करें? पढ़ पढ़ के करना है, दोनों होता है दोनों होता है। इंग्लिश को फुल्ली स्ट्रांग, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये ऑक्सिलरी भी होता है और ये मेन भी होता है, दोनों होता है। और लास्ट क्लास मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके बताया था, ही इज गुड, ही इज गुड, और फिर मैंने लिखा ही इज राइटिंग। ये देखो, ऊपर वाले में इज क्या है? ऊपर वाले में इज, अच्छा और एक लिखती हूँ, ही इज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, ऐसा कुछ है। तो अभी लिखना नहीं, अभी कुछ भी लिखना नहीं। ओके, यहाँ का जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब है ना तो वो मेन वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे तो दो वर्ब है, इज भी है, राइटिंग भी है। यहाँ भी दो वर्ब है, इज भी है, गिवन भी है। जब भी दो वर्ब आ गया तो पहला वाला ऑक्सिलरी होगा, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, और बाद वाला मेन, फिर ये वाला ऑक्सिलरी होगा और ये मेन। तो आप देख रहे हो ऊपर वाले सेंटेंस में इज मेन वर्ब का काम कर रहा, और नीचे वाले दोनों सेंटेंस में इज ऑक्सिलरी का काम कर रहा। तो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब दोनों हो सकता है। मैम प्लीज रिजॉल्व दिस ब्लैक, मैं आई वोंट बी एबल टू रिजॉल्व। ठीक है, आप इनको मैसेज डालिए तुरंत, 99583583, इनको मैसेज डालिए कि मेरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तुरंत डालिए, वो सॉल्व कर देंगे। ओके, राजू कुमार मैसेज डालिए, वो सॉल्व करेंगे ना, मेरे को ये सब थोड़ी आता है, नाउन प्रोनाउन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। तो ऑक्सिलरी और मेन दोनों होगा। तो आपका कहना होगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि इज, एम, आर के बाद, इज, एम, आर के बाद हमेशा ING फॉर्म आता है ना, आता है। इज, एम, आर के बाद ING फॉर्म तब आएगा ना जब वाक्य में इज, एम, आर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ING फॉर्म में होगा। बट आप बोलोगे मैम यहाँ आपने ING क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि यहाँ का इज तो मेन वर्ब था, इज मेन वर्ब था यहाँ पे, लेकिन जब इज के बाद ING तब आएगा ना जब इज ऑक्सिलरी का काम करेगा। देखो यहाँ पे इज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो ING आ रहा है, लिखना कुछ भी नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने इज के, यहाँ तो आपने ING लगाया, मतलब V4 लगाया, लेकिन यहाँ पे आपने V3 लगाया, क्यों? क्योंकि इज, एम, आर के साथ V3 भी लगता है, इज, एम, आर के साथ V4 भी लगता है। कब? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाए। एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं? जब हमारा वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो एक्टिव है, जब डूअर काम कर रहा है, जब कर्ता एक्टिव है। इस सेंटेंस में ये ही एक्टिव है, लिखने का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है। ओके, अभी लिखना कुछ भी नहीं, लेकिन ही इज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यहाँ ही तो बेचारा बीमार है, ये कुछ नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा ही को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई, तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव।
ओके, पैसिव का मतलब होता है हमारा कर्ता एक्टिव नहीं है, कोई और आके काम कर रहा है। तो यहाँ देखो इज एम आर के बाद V3 लग गया, तो इज एम आर के बाद V3 भी लगता है, इज एम आर के बाद ING भी लगता है, डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, हाँ एक्टिव पैसिव। वीडियो क्वालिटी लो करके देखने से ब्लैक स्क्रीन आता है। ओके मैम, मुझे ऑल क्वेश्चंस फिंगर टिप पे चाहिए, ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ा जाता है। हम एग्जाम की तैयारी ना ये सोच के नहीं करते हैं कि मेरे को तो एग्जाम में टॉप आना है, फर्स्ट रैंक लेके आना है। हमारा तो फर्स्ट रैंक आ जाता है, हमें तो पता भी नहीं रहता है कि हम टॉप फर्स्ट रैंक लाएंगे, वो तो आ जाता है। आप अपनी तैयारी करिए, जिस दिन ये सोच के पढ़ेंगे ना, उस दिन बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में रहेंगे। ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन होगा एग्जाम के दिन, और आपका परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा। आप बोलिए कि मैं अपना 100% दे के आऊंगा। ठीक है, ये सब नहीं है कि मेरे को हर एक क्वेश्चन टिप पे चाहिए, मेरे को सब आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो सब प्रेशर में जाके एग्जाम नहीं दिया जाता है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो होता क्या है ना, सब चीज आते हुए एग्जाम में आप डिजास्टर करके आ जाओ। तो इज एम आर के बाद ING भी आता है, और इज एम आर के बाद V3 भी आता है, बशर्ते कि वाक्य में इज एम आर ऑक्सिलरी का काम करे, तभी तो उसके बाद मेन वर्ब का ING आएगा या तो V3 आए। ठीक है, यही बताना। वो मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वहां जाके ना पूरा सोचने लगते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही सोचने लगेंगे। हाँ, ये सब छोड़ो, ये सब इतना लेंदी लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना शुरू करो। मैं जो लिख रही हूँ आप लिखो, नोट डालो, ऐसे नोट डालो, लिखो द ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेरे को भी ना स्लाइड देख देख के पढ़ाने का मन नहीं होता, अपने से लिखने का है, क्योंकि हम सब ऑफलाइन टीचर्स थे, तो ऑफलाइन वाला फीलिंग ही आपको ऑनलाइन में भी देना है। तो ऐसा लगे ना कि हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अपने साथ ये मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स इसलिए लिखा है ना, ये इज एम आर को वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करवाना है, तभी तो ये अपने साथ कौन सा फॉर्म लेगा, टेक V4 ऑल्सो। V4 का मतलब है ING, एंड दे कैन टेक V3 ऑल्सो। ठीक है, V3 ऑल्सो, V3 तो पता ही है। और V3 कब लेगा, जब सेंटेंस पैसिव, पैसिव वॉइस। और ING कब लेगा, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस। जैसे he is reading a book, और दूसरा लिखा a book is being, या a book is read by him, being वाला बाद में बताऊं, a book is read by him। ये मत सोचना कि मैंने इसी का पैसिव बनाया है, ओके इसका पैसिव अलग होगा, वहां पे बीइंग लगेगा, वो मैं अलग से बताऊंगी। बुक इज रेड बाय हिम, या हाँ लिखो ही इज रीडिंग अ बुक इज रेड बाय हिम, या ही इज अप्रिशिएटेड। अगर मैं बाय नहीं भी लगाती और यहाँ पे लिखती हूँ ही इज अप्रिशिएटिंग, जरूरी नहीं है ना कि पैसिव बनाने के लिए हमेशा बाय का यूज हो ही इज अप्रिशिएटिंग द स्टूडेंट्स। अब सेंटेंस देखते हैं।
ओके रुको, अब चलो, अब लिखना बंद करो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है। इस वाक्य में ही के द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब ही काम कर रहा है, बुक पढ़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो एक्टिव है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। अब ये सेंटेंस देखो, अ बुक इज रेड बाय हिम, उसके द्वारा एक बुक पढ़ी जा रही है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, बुक, ये कोई काम नहीं कर रहा। बुक तो नॉन लिविंग थिंग है, बुक अपने से कोई काम थोड़ी करेगा। बुक को किसी और के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव होगी। अब ये सेंटेंस देखना, ही इज अप्रिशिएटेड। ये ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वाक्य में बाय लगा रहेगा तभी पैसिव है। कभी कभी बिना बाय के भी पैसिव हो सकता है। ये देखो, ही इज अप्रिशिएटेड, ही इज अप्रिशिएटिंग, दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आया, और यहाँ इज एम आर के बाद आईएनजी आया। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। लास्ट वाला सेंटेंस में ना, ही इज अप्रिशिएटिंग द स्टूडेंट्स, ही जो है वो स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा है, तो यहाँ पे ही काम कर रहा है तारीफ करने का, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। और यहाँ पे देखो, ही इज अप्रिशिएटेड, ही इज अप्रिशिएटेड मतलब उसकी तारीफ की जाती है। ही कुछ नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा उसकी तारीफ की गई, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। तो बस आपको याद रखना है ना, बस याद रखना है कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद आईएनजी भी आता है। देखो आईएनजी आ रहा है कब, जब सेंटेंस एक्टिव है। और इज एम आर के बाद देखो यहाँ पे, और ये जो रेड है ना, ये V3 है। आपको पढ़ाया था रीड का, रीड का V2 रेड होता है, और इसका V3 भी रेड होता है। ठीक है, तो इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव। इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? अभी 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 मैं थोड़ा सा आपको ही इज अप्रिशिएट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात मत करो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत करो, वो वर्ब है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इतना दूर क्लियर है? हाँ, अभी तक तो सब क्लियर जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हुई, ये बड़ा धोखा देने वाला है। ये जो V3 है ना, बहुत धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि ये V3 धोखेबाज इसलिए है क्योंकि ये V3 कभी कभी सेंटेंस में वर्ब भी होता है, और कभी कभी ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, कभी कभी वाक्य में वर्ब का भी काम करता है, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। और हमारे स्टूडेंट्स तो पढ़ के गए हैं कि मैम इज एम आर के बाद, ठीक है, इसको हटा रही हूँ। आपने इतना तो पढ़ा है कि इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज एम आर के बाद आईएनजी आया तो पक्का एक्टिव वॉइस है। लेकिन इज एम आर के बाद, इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा V3 आता है। ठीक है, V3 आता है तो आप मानते हो कि वो पैसिव है। लेकिन कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आता है, बट वो सेंटेंस पैसिव नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। एक्टिव ऐसा कब होगा? जब वाक्य में वो जो V3 है ना, वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, जब वाक्य में वो एडजेक्टिव का काम करने लगे ना, तो समझ जाना कि वो V3 क्या है, एडजेक्टिव, मतलब एक्टिव वॉइस में है। वो अगर V3 एडजेक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में है। अगर वो V3 वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है, तब समझ जाना कि पैसिव है। फिर दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम कैसे पता चलेगा कि V3 एडजेक्टिव है या V3 वर्ब है? देख लेना, जब वहां कर्ता के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, कर्ता के द्वारा कोई एक्शन बता रहा है, जब वो V3 किसी एक्शन को हिंट कर रहा है तो पैसिव है। जब वो V3 किसी एक्शन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव है और एक्टिव वॉइस में। एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने लिखा आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज। ठीक है, फिर मैंने लिखा आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। I was given
अ गिफ्ट बाय हिम। यही होता है कि बच्चे हमारे V3 देख के ना वो सोच लेते हैं कि मैम V3 आ गया, इसका मतलब है कि इज एम आर के बाद V3 आ गया, इसका मतलब कि वो पैसिव है। कंफ्यूजन यहीं पे है। कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आता है बट सेंटेंस पैसिव नहीं होता है, सेंटेंस एक्टिव ही रहता है, बशर्ते कि वो V3 एडजेक्टिव। हाँ, जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब का काम करने लगे ना, उसी को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जब इज एम आर मेन वर्ब का काम करने लगे, ये कंफ्यूज हो रहे। ही इज ऑनेस्ट, फिर लिखा, एक मिनट रुक जाओ, ही इज अ बॉय। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बॉय नाउन है, उसका कंफ्यूजन है, लिंक कर रहा है, बॉय नाउन है, ठीक है, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। तो यहाँ इज एम आर के बाद, यहाँ इज एम आर के बाद कोई वर्ब का फॉर्म नहीं आ रहा है ना, आईएनजी वगैरह, क्योंकि यहाँ इज एम आर मेन वर्ब है, यहाँ भी इज मेन वर्ब है। तो जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब का काम करने लगे, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। वो लिंक करता है, वो इस को किसी एडजेक्टिव से लिंक कर देता है, किसी नाउन से लिंक करता है, उसी को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड एट द, अब देखो शॉक्ड का यहाँ भी तो इज एम आर के बाद V3 आ रहा है, यहाँ भी इज एम वॉज के बाद V3 आ रहा है, और यहाँ भी वॉज के बाद V3 आ रहा है। और आप जहां भी V3 देखते हो ना कि इज एम आर के बाद अगर V3 आ गया मैम, तो इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव होगा, और आप इसको पैसिव समझ लोगे, पैसिव समझ लोगे। ये पहला दोनों सेंटेंस को बोल रही हूँ, बट पहला दोनों सेंटेंस पैसिव नहीं है, एक्टिव है, एक्टिव है। देखो आई वॉज शॉक्ड का मतलब क्या है, मैं खुद शॉक्ड था, मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ। ओके, मैं शॉक्ड था, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के द्वारा किया गया, मैं शॉक्ड खुद ही था, मैं खुद ही इंटरेस्टेड था, मैं तो खुद ही शॉक्ड था। तो ये सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा, और यहाँ का शॉक्ड ना वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ शॉक जो है, यहाँ शॉक में कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही है। आई एम इंटरेस्टेड, मैं क्या हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मेरी विशेषता बताई जा रही है, मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ये सारे V3 होने के बावजूद भी ये सारे एडजेक्टिव है। पढ़ाया भी था कल, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड था, मेरा इंटरेस्टेड होने में कोई क्रिया नहीं हो रही, मेरे शॉक्ड होने में कोई क्रिया नहीं हो रही, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और इज एम आर के बाद अगर V3 फॉर्म में एडजेक्टिव आ गया तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। लास्ट सेंटेंस पैसिव है। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट दी गई, किसी हिम के द्वारा मेरे को एक गिफ्ट दिया गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, काम ही ने किया, ही के द्वारा मेरे पे कार्य हुआ, ही के द्वारा मुझे गिफ्ट दिया गया। और यहाँ का गिवन एडजेक्टिव नहीं है ना, यहाँ का V3 गिवन वर्ब है, क्योंकि गिफ्ट देने में कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ का गिवन वर्ब है। और जब V3 वर्ब का काम करने लगे, पैसिव हो जाए, पैसिव पैसिव। कौन बोल दिया, व्हेन वी मेक पैसिव इज चेंज्ड इनटू वॉज, इतना पीटूंगी ना आपको कि एक्टिव और पैसिव में टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदला जाता है, इज है तो आपको भी इज रखना है, इसको वॉज में नहीं बदलेंगे। ओके, क्लियर है ये क्लियर है? तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ऐसा नहीं है कि जहां भी V3 देखा ना फटाक से उसको पैसिव समझ लेना। अगर इज एम आर के बाद जो V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो वो पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं देखती हूँ ना, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैम ये सेंटेंस को आपने एक्टिव क्यों माना है, यहाँ तो V3 लगा, इसको पैसिव होना चाहिए ना। अरे वो V3 एडजेक्टिव है, ठीक है, वो V3 एडजेक्टिव। तो इज एम आर ऐसा हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, थोड़ा सेंस भी देखना होता है। जैसे लिखा मेनी, ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, मेनी पीपल वर इंजरिंग। कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन से सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी है। क्योंकि पिछले लास्ट 3 इयर्स में मैंने देखा कि 20% क्वेश्चंस आपके पेपर में
कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ, लास्ट 3 साल में एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस बहुत आया। 20% क्वेश्चंस आपके एरर में ऐसे आए थे ना कि जिस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए उसको पैसिव कर दिया, जिसको पैसिव चला जाना चाहिए उसको एक्टिव कर दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि किसको एक्टिव जाना है, किसको पैसिव जाना है। वो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा। मेनी पीपल वर इंजरिंग ड्यू टू रैश ड्राइविंग। रैश का मतलब है लापरवाही से ड्राइव करने की वजह से बहुत सारे लोग इंजर हुए। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इज एम आर इंजरिंग है, इज एम आर वॉज वर के बाद तो आईएनजी आता ही है, तो इसमें क्या गलती है? अभी तो आपने पढ़ाया है कि इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, तो यहाँ तो सही लग रहा है, मेरे को तो कुछ गलत नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करना है ना कि ये सेंटेंस को एक्टिव नहीं जाना चाहिए। मेनी पीपल वर इंजरिंग मतलब लोग इंजर कर रहे थे, लोग इंजर नहीं कर रहे थे रैश ड्राइविंग की वजह से। ओके, लापरवाही से ड्राइविंग करने की वजह से लोग इंजर नहीं कर रहे थे, लोग इंजर हो रहे थे, हो रहे थे। तो मेनी पीपल घायल हो रहे थे, इंजर्ड होगा, तो यहाँ पे हमें V3 चाहिए, V3 चाहिए, तो पैसिव जाना चाहिए ना, पैसिव। ठीक है, थोड़ा वो सब मैं आपको बताते जाऊंगी कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ओके, मेनी पीपल वर इंजर्ड ड्यू टू मतलब रैश ड्राइविंग। देखो मैंने बाय नहीं लगाया, बाय लगा देती तो आपका काम आसान हो जाता। अरे पैसिव में तो हम बाय का यूज करते हैं। मेनी पीपल वर इंजर्ड बाय रैश ड्राइविंग, मैंने ड्यू टू लगा दिया। ड्यू टू मतलब रैश ड्राइविंग के वजह से लोग इंजर कर नहीं रहे थे, लोग इंजर हो रहे थे। ओके, पैसिव होगा। तो हाँ, यही वाला था। ये आप ये तो करवा ही दिया है, रुको बता रहे कहाँ चला गया वो। हाँ, यही चीज मैं आपको करवा रही थी। ऑक्सिलरी वर्ब जो इज एम आर होता है ना, वो V4 लेता है एक्टिव वॉइस में और V3 लेता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल आपने लिख लिया, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ इज एम आर के बाद ING आ रहा है और यहाँ इज एम आर के बाद V3 आ रहा है। इसको एडजेक्टिव मत मानना, यहाँ का V3 में बुक देने में कोई क्रिया हो रही है, इसलिए पैसिव है, ये पैसिव। इज एम आर के बाद V3 आ गया तो पैसिव, इज एम आर के बाद ING आ गया तो एक्टिव, अगेन इज एम आर के बाद V3 आ गया। देखो, अब बोलोगे मैम इस V3 को अब एडजेक्टिव क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो V3 है इसमें क्रिया हो रही है, ऐसे लिखते समय कोई क्रिया हो रही है ना, तो ये पैसिव हो गया। और द स्टूडेंट इज राइटिंग, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ING आ रहा है तो एक्टिव। ING में कोई दिक्कत नहीं है, ING आ गया तो ये तो एक्टिव होगा ही। दिक्कत V3 में है, क्योंकि V3 कभी कभी वर्ब भी होता है और कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। जब एडजेक्टिव होगा तो उसको पैसिव मानना, जब वर्ब होगा तो उसको सॉरी जब वर्ब होगा तो उसको पैसिव मानना V3, और जब एडजेक्टिव होगा तो उसको एक्टिव मानना। अब एडजेक्टिव और वर्ब में देख लेना, जहां पे एक्शन हो रहा है इसका मतलब है वो वर्ब है, पैसिव है जहां एक्शन नहीं हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है। ओके, ये डेवलप मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर कर दिया, अब लिखो सेकंड पॉइंट, द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज हैव हैड। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा ना इज एम आर अपने साथ V3 भी लेता है, अपने साथ V4 भी लेता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और एडजेक्टिव रहेगा तो एक्टिव होगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज हैव हैड। ये जो हैज हैव हैड है ना, ये जब भी लेगा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। लिखिए इसको, थर्ड फॉर्म लेगा।
लिख लिया, इज एम आर हमेशा V3 लेता है। ओके, हाँ, एक्टिव हो या पैसिव हो। ये देखो, द शो हैड बिगन ऑन टाइम, हैड है, और हैड के बाद ये बिगन कौन सा फॉर्म है? ये बिगैन बताया था कल, ये V2 है, और बिगन V3, और हैज हैव हैड तो अपने साथ हमेशा V3 लेता है, V3। द टीचर्स हैव टुक द नहीं होगा, टुक V2 है, बट हैज हैव हैड हमेशा V3 लेता है। उसी तरह ही हैज रोट द ऐसे नहीं हो, ही हैज रिटन द ऐसे। इसका भी मैं एक्टिव पैसिव करती हूँ। वर्ब को थोड़ा थोड़ा एक्टिव पैसिव, ये मत सोचना कि मैं अभी एक्टिव पैसिव आपको पढ़ा रही हूँ। वर्ब को थोड़ा थोड़ा एक्टिव पैसिव से जोड़ना होगा। एक्टिव पैसिव में बस बता रही हूँ कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ओके, टुकन कहाँ से लिख रहे हो? ही हैज टुकन द बुक, टेकन टेकन लिख लिया है। ठीक है, हैड के बाद या हैज हो, हैड हो, पास्ट प्रेजेंट जो कुछ भी हो, V3 ये लिख लिया। हाँ, अब ये वाला तो बाद में करेंगे, और भी कुछ है। ये देखो, सॉरी, सेंटेंस देखना है। कई बार बच्चों का क्या सोचना होता है ना कि मैम जब V3 आ गया तो क्या सेंटेंस हमेशा पैसिव होता है? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभी V3 लग के सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है। एक तो जब एडजेक्टिव रहेगा तब एक्टिव रहेगा, और दूसरा कभी कभी V3 वर्ब का भी काम करेगा ना, फिर भी एक्टिव रहेगा। बता रही हैज हैव हैड के साथ बता रही हूँ। इज एम आर के बाद जो V3 लगा, या वो वर्ब रहेगा तो पैसिव, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एक्टिव। जैसे देखो, ये देखो, ही हैज डन द वर्क। मतलब ये मत समझ लेना ना कि जहां भी V3 लग गया, जहां भी V3 लग गया तो वो पैसिव ही होगा। ठीक है, हम पैसिव बनाने के लिए V3 लगाते हैं, बट कभी कभी V3 वाला सेंटेंस एक्टिव भी जाता है, बशर्ते कि वो V3 एडजेक्टिव हो। और कभी कभी V3 वर्ब का काम करता है, फिर भी वो एक्टिव रहता है। यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे लिखा मैंने, ही हैज डन द वर्क, उसने काम को कर लिया। डू, डिड, डन, ये हैज है, और हैज के साथ क्या आ गया है? V3 आ गया। क्या ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है? इतना तो पढ़ के पता लगा लोगे ना कि मैम ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करे। क्यों नहीं हो जाएगा? थोड़ा सेंटेंस पढ़ो, ही हैज डन द वर्क, वो काम को कर चुका है, तो काम तो उसी के द्वारा हुआ है ना, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, बाय नहीं लगाया, हर जगह बाय बाय नहीं लगाऊं, ही हैज बीन, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझो। ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो खुद नहीं गया, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले गया। तो यहाँ ही ने खुद काम नहीं किया, ठीक है, यहाँ ही ने खुद काम नहीं किया, कोई और आके उसको ले गया, तो ये सेंटेंस पैसिव होगी। और मैं बताऊंगी, ये वाला भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये जो बीन होता है ना, ये भी थर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद मैं आपको टू बी वर्ब्स पढ़ाऊंगी, ओके, बी का फॉर्म्स वगैरह पढ़ाऊंगी, तो अभी बस बता दे रही हूँ कि ये बीन भी थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये बीन भी थर्ड फॉर्म होता है। तो आप बोलोगे मैम हैज हैव हैड के बाद सेंटेंस देख रहे हो, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड के तुरंत बाद अगर V3 लगा, हैज हैव हैड के तुरंत बाद अगर V3 लगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाता है। ठीक है, और हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद थोड़ा एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका सीखना है। ओके, हैज हैव हैड के बाद अगर बीन लगा के, बीन लगा के V3 तब लगाया गया, हैज हैव हैड के तुरंत बाद V3 आया, हैज हैव हैड के बाद तुरंत बाद V3 आया तो एक्टिव है, बट हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के फिर V3 आया तो सेंटेंस पैसिव, पैसिव।
देख रहे हो नीचे वाला, he has been taken to the hospital। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो तो अच्छी बात है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया किसी और के द्वारा, पैसिव है। या हैज के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव, और हैज के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव। लेकिन दोनों दोनों केस में देख रहे हो कि हमारा हैज हैव हैड वाला सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो फिर भी उसके तुरंत बाद V3, चाहे हमारा सेंटेंस पैसिव में ही क्यों ना हो, हैज के तुरंत बाद V3। बीन भी थर्ड फॉर्म ही होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ओके, इतना दूर क्लियर है? थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों का डाउट कहाँ कहाँ मन में क्या क्या आ रहा होगा। इतना दूर क्लियर है। अब आपके मन में एक और चीज आएगा कि मैम जहां भी बीन लग जाता है ना, हमें अब पता चल गया जहां भी बीन लग गया इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बीन के बाद अगर V3 लगेगा ना तभी सेंटेंस को पैसिव मानना। देखो मैंने लिखा, ऐसा भी आपके मन में गलत फहमी आ जाता है। ही हैज बीन इल फॉर 4 days, पिछले 4 दिनों से ये बीमार है। अब बच्चा ये देख लेगा कि बीन लग गया है, बीन लग गया है इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव चला जाएगा। बीन के बाद V3 लगेगा ना तब पैसिव जाएगा। नीचे वाले सेंटेंस में V3 थोड़ी लगा है। अब ऐसा है, ही हैज बीन गिवन अ बुक। बाय नहीं लगा रही, हर जगह बाय की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ हैज है और यहाँ बीन के बाद V3 आया, ठीक है। बीन के बाद V3 आएगा ना तभी सेंटेंस पैसिव होगा। ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा, बट ही हैज बीन इल फॉर 4 days, वो पिछले 4 दिनों से बीमार है। ही के बारे में खुद बात कही जा रही है और यहाँ पे देख रहे हो ये इल क्या है, इल ही की विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ तो बीन के बाद एडजेक्टिव आ गया, तो ये एक्टिव पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव है। हम पैसिव तब मानेंगे जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तभी पैसिव मानेंगे। ओके, तभी पैसिव मानेंगे। ओके, तो ये चीज भी याद रखना। सिर्फ बीन देख के मत समझ लेना है कि पैसिव है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए पैसिव होने के लिए। और ये देखो ये क्या है, हैज के बाद ये क्या आया, बीन थर्ड फॉर्म है। हैज के बाद बीन थर्ड फॉर्म है और इल तो एडजेक्टिव है। और यहाँ पे देखो हैज के बाद बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म आया। हैज के बाद अकेला, हैज के तुरंत बाद V3 आ गया ना तो वो एक्टिव है, और हैज के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव। तो ये भी ध्यान रखना कि बीन वाला सेंटेंस हमेशा पैसिव नहीं होता है। देख लेना बीन के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ओके, क्लियर है इतना दूर? थर्ड से ये वाला हैज ऑक्सिलरी है और यहाँ बीन मेन वर्ब है, और यहाँ पे हैज भी ऑक्सिलरी है, बीन भी ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब भी है। तो कंफ्यूजन सब दूर करते जाना है। हैज हैव हैड हमारा बस मुझे बताना था, हैज हैव हैड एक्टिव वॉइस में भी हो तो V3 लेगा बीन, अगर पैसिव वॉइस में भी हो तो V3 ही लेगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब आते हैं डू डज डिड की तरफ, थर्ड वाला। शो हैड बिगन, सो शुरू हो चुका था, वो एक्टिव ही है। द ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिखते जाओ फटाफट। द ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखो थोड़ा सा ना कहीं साइड में लिख लो, ब्लॉक बना के लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, याद रखो कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर V3 आ रहा है तो वो सेंटेंस क्या है, पैसिव। पैसिव बशर्ते कि वो V3 को वर्ब का काम करना है, ठीक है। अगर इज, एम, आर के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तब तो वो एक्टिव है। मैं पैसिव पहचानने का तरीका बता रही हूँ। और दूसरा एक और चीज बताती हूँ आपको। हैज के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया तो वो सेंटेंस भी पैसिव होता है, ठीक है। अकेला हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, अगर ये V3 नहीं रहता, अकेला हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता तो एक्टिव होता। एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका बता रही हूँ। इज, एम, आर के बाद अगर V3 आ गया और वो V3 एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो वर्ब होना चाहिए,
तब पैसिव होगा। एडजेक्टिव होगा तो एक्टिव होगा, ठीक है। हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया तो पैसिव है। और अकेला हैज बीन लगा के, और अकेला हैज हैव हैड के बाद, अकेला हैज हैव हैड के बाद बगैर बीन लगाए V3 आया, ठीक है, तो वो एक्टिव, ठीक है। और बीन लगा के V3 आया तो पैसिव। या और भी आपको बताते जाऊंगी मैं, जब टू बी वर्ब्स आपको पढ़ाऊंगी ना उसमें और क्लियर करूं। हाँ, शो शुरू हो चुका था, एक्टिव है। जैसे बोलते हैं ना क्लास शुरू हो चुका है, द क्लास हैड बीन बिगन नहीं है, क्लास शुरू हो चुका है, द शो हैड बिगन। हो गया। हाँ, अब आ जाओ डू डज डिड वाला करवाती है। उसके बाद मैं आपको टू बी वर्ब्स बताऊंगी, वहां पे बहुत कंफ्यूजन है। थर्ड वाला लिखो, द ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले तो इज एम आर करवा दिया, हैज हैव हैड करवा दिया V3। अब आ जाओ द ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, डज, डिड। ये तो हमेशा और हमेशा अपने साथ कौन सा फॉर्म लेगा? V1। V1 फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। अगर अगर ऐसा आ गया मयंक, जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ही हैज बीन ऑनेस्ट, वही इल वाला लगाया था, ही हैज बीन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। अब देखो, ये हैज के बाद V3 आ गया, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है। हैज के बाद बीन लगा के जब V3 आता है ना, तब हम पैसिव मानते हैं, बट यहाँ तो बीन के बाद V3 आया ही नहीं, एडजेक्टिव आ गया। बीन के बाद अगर V3 आया तब वो पैसिव है। द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर हमेशा लिखता है। ये देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट, डिड वाला बहुत आता है हमेशा। ही डिड नॉट फिनिश्ड द वर्क, he did not finish the work, या he did not wrote। ये वाला ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी रॉन्ग करते हैं, he did not wrote the essay। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी रॉन्ग करते हैं, उन्हें लगता है कि डिड पास्ट है, डिड पास्ट है तो इसके साथ हमें, बहुत बार देखा है मैंने, पास्ट ही लगाएंगे, गलत है। जब डिड अपने आप में पास्ट है तो फिर से पास्ट टेंस क्यों लगाओगे? तो डू डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। फिनिशेस भी नहीं करोगे, फिनिशेस भी नहीं करेंगे। ही डिड नॉट रोट द ऐसे नहीं होगा, डिड तो अपने आप में पास्ट है, फिर से पास्ट क्यों करोगे? ही डिड नॉट राइट द ऐसे। ओके, तो डू डज डिड के साथ V1 फॉर्म लगाना। जैसे अकेला रहता, ही डज, ऐसा लिखा मैंने, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। नहीं रब करूंगी, पहले एक मिनट समझ लो। और फिर मैंने लिखा ही डज नॉट गोज टू स्कूल ऑन टाइम। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि ही के साथ, ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लगाओ। ये क्या होता है? गोज क्या है? V5 है ना, वर्ब का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है, V5 है। तो यहाँ तो आपने सही लगाया, यहाँ का हमारा सब्जेक्ट क्या था? गो, यहाँ का सब्जेक्ट ही था और ही सिंगुलर है, तो ही के साथ आप गोज लगाओगे। बट यहाँ पे आपने गोज को गलत माना, गो किया। क्यों? इसलिए किया, यहाँ डायरेक्टली गोज आ गया है, बट यहाँ पे डज आ गया, ही डज। और जब भी डू डज आ गया तो उसके बाद कोई फॉर्म आएगा ना, डू डज के बाद हमेशा V1 फॉर्म है। डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगाना, डिड अपने आप में पास्ट है, उसके साथ फिर से पास्ट मत लगा।
हम्म हमेशा हमेशा डू डज बीच में आ गया तो उसके साथ V1 लगाना। जैसे जैसे ये देखो, जैसे मैंने लिखा द बॉय कम्स ऑन टाइम, तो यहाँ तो डू डज डिड नहीं है ना, बॉय सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर लगा दिया। ठीक है, अगर इसका पास्ट अगर ऐसा रहता द बॉय डज नॉट कम्स ऑन टाइम, अब बोलोगे कि मैम बॉय तो सिंगुलर है ना, तो बॉय के साथ तो कम्स लगाना चाहिए, और यहाँ आपने कम्स लगाया भी है, बट यहाँ आपने कम्स नहीं लगाया क्योंकि बीच में डज आ गया ना। डू डज डिड के बाद हमेशा V1, कम्स में एस लगाइए तो V5 हो गया, हमें तो V1 लगाना है, V1। फिर मैंने लिखा ही केम ऑन टाइम, ये पास्ट टेंस है, वो टाइम से आया, तो केम तो सही है, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लगा दूं ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट केम ऑन टाइम लगा दिया, ठीक है, तो ये तो पास्ट है, ये तो पास्ट है ही, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट आ गया है डिड, तो फिर से पास्ट मत लगाना, V1 लगाना। अब आप बोलोगे मैम कम का तो V3 भी कम ही होता है ना, तो कम का V3 कम होता है लेकिन डिड के साथ V1 आता है, तो इसको आप V1 मानना। अगर अगर ऐसा रहता है ना ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, कम का तो V1 और V3 सेम होता है, आप अपने ऐसा पढ़ा है ना, कम V2 V3, तो कम केम और फिर से कम, तो मान लो कि हैज हैव हैड के बाद लगा है तो ये तो V3 हो गया, लेकिन अगर हमें डिड के बाद लगाना है ना तो इसको आप V3 मत मानना, ये V1 V1 क्लियर है। ये हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आपके मन में क्या क्या डाउट्स आएगा मुझे पता है, तो आपको डाउट्स पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताते जाऊंगी, अगर कुछ नहीं बताओ तो पूछ लेना। ये भी हो गया। अब डू डज डिड के बारे में एक और चीज, ये लिख लिया कि V1 लेता है हमेशा। ओके, अब नोट डालना, पहले आप लिखो फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है डू डज डिड से, आप इसको पहले लिख लो, और एक क्वेश्चन और भी आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपको और भी आ जाएगा। मैम आपने तो बोला है ना कि डू डज डिड के बाद V1 आता है। ओके, क्या लगाऊं, ही डज द, ऐसा कुछ लगा दे रही हूँ, ही डज द टास्क, या ही डज द जॉब रेगुलरली, ऐसा कुछ आ गया। आप बोलोगे क्या आपने तो डू डज डिड के बाद V1 बोला है, तो यहाँ तो V1 लगाया ही नहीं है। मैंने क्या बोला है, ओके मैंने आपको क्या बोला है कि डू डज डिड के बाद V1 तब आएगा ना जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करेगा, उसके बाद V1 आएगा ना। बट यहाँ वाक्य में देखो जॉब क्या है, जॉब यहाँ पे नाउन है, और यहाँ का जो डज है ना अकेला वर्ब है, इसका मतलब है ये मेन वर्ब है, उसीलिए मैं लिखवाते जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे डज मेन वर्ब है, अगर डज ऑक्सिलरी का काम करेगा तब तो उसके बाद V1 आएगा। ठीक है, उसीलिए मैं लिखते जा रही हूँ। द ऑक्सिलरी वर्ब्स ये अपने साथ ये लेता है, मतलब डू डज डिड को वाक्य में मैं ऑक्सिलरी का काम करवा रही हूँ, तब उसके बाद V1 वगैरह डाल रही। ओके, तब V1 वगैरह डाल रही। अब लिखो, देखो एक दो चीज, एक स्टूडेंट है कि सब उल्टा पुल्टा, मैम मेरा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब इतनी बेसिक लेवल की चीजों को नहीं समझ रहे हो ना, तब तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये इतना भी रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है।
ओके, कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, मतलब जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। आप ही लोगों में से बच्चे समझ भी रहे हैं और एग्जाम भी निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखो ना, कुछ बच्चे क्लास में आते ही हैं ये सोच के ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे अगर मन में ये लेके आओगे ना मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्लास में यही सोच के आते हैं कि मेरे को नहीं समझना है, अब मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरे को नहीं समझ में आएगा, मेरे ये सब लेके क्लास में आओगे तो नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आ रहा है? मेरे को समझना है, किसी हाल में समझना है, और मैं समझूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? मेरे को एग्जाम निकालना है, मेरे को किसी हाल में समझना है। मेरे को पहला बार में नहीं समझ में आ रहा है, मैं वीडियो को एक बार और देखूंगा, मैं नोट्स बना के एक बार और पढ़ूंगा, दूसरा दिन आके पूछूंगा, किसी हाल में समझ के ही जाना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये जितने भी मैं रूल्स लिख रही हूँ वो सब में डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब का काम करवा रही हूँ। एज एन, ये रूल लागू तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करे। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। पहले आप लिख लो, do does did as an auxiliary verb। सब में ये रूल लागू तब होगा जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे। डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव as well as इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लिखो पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। ओके, डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज मत करना। डू डज डिड हमेशा नेगेटिव मतलब नॉट के साथ यूज होता है, या प्रश्नवाचक में इंटरोगेटिव। अनटिल और अनलेस एक साथ आ सकता है, क्या लिखे? अनटिल और डैट एक साथ थे। मैम आई हैव अ डाउट, कल मतलब कौन सा क्वेश्चन में बताना? मैम थोड़ा हिंदी भी बताइए हिंदी भी बताइए, क्या ली हिंदी? डू डज डिड को मतलब क्या बताऊं, हिंदी ही तो पढ़ा रही हूँ। डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करना चाहिए। मैं क्या हिंदी ही बोला ना। डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में सकारात्मक सेंटेंस में यूज नहीं होगा। डू डज डिड का यूज सहायक क्रिया के रूप में नकारात्मक और प्रश्नवाचक सेंटेंस में होगा। बताओ जरा, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचो ना एक एक वर्ड ट्रांसलेशन जाएगा। क्या होगा पैसेज और क्लोस्टर्स में, क्या होगा प्रशांत? पैसेज और वो सब बनाओगे तो कैसे चलेगा? आप लिखो पहले, और इसको रटना नहीं है। क्यों क्यों डू डज डिड को इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों नेगेटिव में यूज करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते हैं? पता चला कि ना मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाई, उल्टा आपने मेरी हिंदी को अच्छा कर दिया। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मेरी हिंदी अच्छी हो गई यार, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाई। जब मैं पढ़ाती थी ना, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 8 9 और वो सब के समय में, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैंने अपना करियर पटना से शुरू किया था। ओके, पटना बीएससी एकेडमी से शुरू किया था। तब आई यूज टू, ठीक है, तब आई यूज टू टीच सोनली। और बोल देते हैं ना कि बिहार में बच्चों हिंदी डिमांड करते हैं, ये वो सब करते थे, लेकिन वहां बच्चों का स्पेशली कहना होता था बीएससी एकेडमी बैंकिंग। मैंने बैंकिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था। शुरू के 4 5 साल तो मैंने सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ाया। तो वहां पे मैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मैं ये सोचती थी कि इंग्लिश को मैं हिंदी में क्यों पढ़ाऊं। आई यूज टू टीच सोनली इन इंग्लिश। ओके, मैं पूरा चीज इंग्लिश में पढ़ाती थी, वो इंग्लिश को मैं इंग्लिश में ही पढ़ाती थी। ओके, एंड
बैच के स्टूडेंट्स बोलते थे कि नहीं मैम वहाँ के स्टूडेंट्स के आप इंग्लिश में ही पढ़ाइए, क्योंकि हमें ये फील होता है ना कि जितना ज़्यादा इंग्लिश हम लोग सुनेंगे उतने ही ज़्यादा, क्योंकि हम जितना सुनते हैं ना उतने ही अच्छे से बोल भी पाते हैं और उतना समझते भी है। क्योंकि कई कई बार आप कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो ना जो लगता है कि ऐसा अरे क्लास में तो मैंने मैम ने ऐसा वाला वर्ड ये यूज़ किया था, ये मुझे पैसेज में भी दिख गया है, ठीक है, ये पैसेज में भी दिख गया है। ओके, तो इंग्लिश में ही पढ़ाती थी। एंड देन आई व्हेन आई स्विच्ड ओवर टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली आई, ओके जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में भी बीएससी एकेडमी था, ओके, मुखर्जी नगर, जीटीवी नगर, वहां भी मैंने कुछ दिन पढ़ाया। जब मेरी एसएससी वर्ल्ड में एंट्री हुई ना, जब मेरी एसएससी वर्ल्ड में एंट्री हुई तब तो मैं पूरा हिंदी ही पढ़ाना शुरू कर दिया, इंग्लिश को। वी टीचर्स आर रोल प्लेयर्स, वी टीचर्स आर एक्टर्स। लगता है ना कि जिस चीज में बच्चे को समझ में आ जाए, अल्टीमेटली हम लोग का मेन उद्देश्य होता है ना अपने स्टूडेंट्स को समझाना। तो अब तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। मैंने आपका डाउट देख लिया है। शी वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा, एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है। शी वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो, ये डाउट मैं नहीं लेती, लेकिन ये डाउट इसलिए मैंने ले लिया ना क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, इसीलिए लिया। अदरवाइज दूसरे चैप्टर का होता तो नहीं लेती। ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। चलो कोई बताओ कि डाउट कहाँ पे, मतलब एरर कहाँ पे। नए वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बताओ कहाँ पे। वेरी गुड। लेकिन मुझे बताओ कि ऑल्दो क्यों नहीं आएगा। मैम यहाँ पे ऑल्दो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं, ऑल्दो क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड हर्ष। कि ये जो ऑल्दो है ना, ये जो ऑल्दो है ये कंजंक्शन होता है, ठीक है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। बट यहाँ पे हैविंग क्या है, यहाँ पे हैविंग जीरंड है, ये वर्ब नहीं है। आप बोलोगे मैम आपने हैविंग को वर्ब क्यों नहीं माना? मैंने हैविंग को वर्ब इसलिए नहीं माना ना कि आईएनजी वर्ब तभी होता है जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर लगा है, तो ये वर्ब नहीं है, ये जीरंड है, ये नाउन है, नाउन है। और नाउन के साथ प्रेपोजिशन डाल दीजिए, ये सेंटेंस विरोधाभाषक डिस्पाइट भी डाल सकते हैं या इंस्पाइट भी डाल सकते हैं। शी वॉज ऑफर्ड द जॉब, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशन। ओके, हमें कंजंक्शन चाहिए, हमें सॉरी कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना। अगर इसको वर्ब भी मान लिया होता तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये नो क्वालिफिकेशन तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसका तो सब्जेक्ट वगैरह है नहीं, हमें नहीं चाहिए। ओके, अब आ जाओ। ये वाला स्कैन कर लिया है दिमाग में? ऑल्दो नहीं, दो ऑल्दो नहीं लगा, डिस्पाइट लगा दो, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, या इंस्पाइट ऑफ लगा दो, प्रेपोजिशन चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे इसको, ही वॉज ऑफर्ड द जॉब, लेकिन इतना नहीं सुधारेंगे, विदाउट भी लगा सकते थे, विदाउट, यहाँ पे विदाउट भी लगा सकते हैं क्योंकि विदाउट भी प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर विदाउट लगाते हैं ना तो फिर हमें ये नो हटाना पड़ता, क्योंकि विदाउट भी नेगेटिव है और नो भी नेगेटिव, तब हमें इसको एनी करना होता, विदाउट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन। हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, कम से कम इंप्रूवमेंट करेंगे, यहाँ भी इंप्रूव यहाँ भी इंप्रूव, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नो में कोई इंप्रूवमेंट ना हो, नो नो ही रह जाए, तो इसके जगह आप डिस्पाइट इंस्पाइट लगा देना। ये वाला स्कैन कर लिया ना कि डू डज डिड का यूज, डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ये हमेशा नेगेटिव में होता है या इंटरोगेटिव में होता है। अभी एग्जांपल दे रही, मैंने आपको लिखा यू स्टडीड यस्टरडे, क्या आपने कल पढ़ाई, यू स्टडीड यस्टरडे, कल क्या आपने पढ़ाई की? ये सेंटेंस गलत क्यों है बताना, दिमाग लगा के बताओ। यू स्टडीड यस्टरडे, कल आपने पढ़ाई की, स्पोकन इंग्लिश में तो बोल भी लेते हैं।
नहीं नहीं, विथ नहीं लगाओगे, विथ कहाँ से लगा? ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? मेरे को इसके पीछे का लॉजिक बताओ कि व्हाई डिड यू फील कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ प्रश्नवाचक सेंटेंस, एंड प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है? उल्टा। प्रश्नवाचक सेंटेंस में ना पहले पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। कभी भी आप बोलोगे ऐसा बोलोगे हाउ यू आर, नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे? हाउ आर यू। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले इन्वर्जन होता है, उल्टा होता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट, और इसमें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। प्रश्नवाचक में इन्वर्जन होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, बट इसमें तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये सेंटेंस गलत है। अब ये हमें पास्ट टेंस रखना है, तो हम क्या लगा देंगे? डिड यू स्टडी। अब आप बोलोगे मैम आपने स्टडीड क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे स्टडीड लगाया क्योंकि डू डज डिड ऑलरेडी पास्ट है, इसके साथ तो V1 आएगा, ठीक है, तो यस्टरडे हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो यहाँ का हाँ, डिड यू स्टडी यस्टरडे, यहाँ का डिड किसका काम कर रहा है? यहाँ का डिड ऑक्सिलरी है, और ये जो स्टडी है ये मेन वर्ब है। और मैंने क्या बोला कि डू डज डिड का यूज हम या तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में करते हैं, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, यहाँ डिड को ऑक्सिलरी का काम करवा रही हूँ, प्रश्नवाचक में करते हैं। और प्रश्नवाचक में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इन्वर्जन चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं पहले डिड लगा दूँ। इन्वर्जन प्रश्नवाचक में करते हैं और नेगेटिव में करते हैं। नेगेटिव हैव भी कर सकते हैं, हैव यू स्टडीड का टेंस अलग हो गया, ओके, आप पढ़ चुके हो वो तो अलग ही हो गया, मैं डू डज डिड की बात कर रही हूँ ना, ठीक है, हैव भी लगा सकते हो बट वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो मैंने लिखा ही नॉट केम येस्टरडे, ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है ना, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये सेंटेंस लग रहा है ठीक, ही नॉट केम येस्टरडे, ये भी ये हाँ ये गलत है ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होगा, ओके, अगर अगर हाँ, तो ये गलत है सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? नेगेटिव है ना, ही नॉट केम येस्टरडे नहीं होगा, ही डिड नॉट कम, और डिड है तो अकेला केम लगा सकते हो, बट डिड तो ऑलरेडी पास्ट है, ही डिड नॉट कम येस्टरडे। या ही डिडंट लगा दो, डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, तो कहने का, और यहाँ पे डिड किसका काम कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये मेन वर्ब। तो ये वाला रूल लागू तब होगा ना जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, यहाँ भी देखो ऑक्सिलरी है और यहाँ भी देखो ऑक्सिलरी है, तो हम डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब करते हैं? जब सेंटेंस प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमें तो इन्वर्जन चाहिए, लाना होगा, और नेगेटिव में करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं करते। अब मैं पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल दूंगी, यस्टरडे के साथ हैव नहीं आता। अब मैं पॉजिटिव करवा रही, जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको लिखा डिड यू स्टडी यस्टरडे, ये सेंटेंस तो करेक्ट है, कल आपने पढ़ाई किया, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है ना, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होता है, ये करेक्ट करेक्ट है, ओके। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो आप बोलोगे यस यस आई डिड स्टडी, और दूसरा लिखा नो आई डिड नॉट स्टडी, ठीक है, यस आई डिड स्टडी और नो आई डिड नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ा मैंने। यहाँ नो के बाद कॉमा आ गया, सब दिमाग में मत लगाना कि मैम नो नेगेटिव है, यहाँ भी तो नेगेटिव है, कॉमा डाल दिया, पॉज डाल दिया। ये वाला, ये देखो, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन, ये ऑक्सिलरी है
और ये मेन है। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो डू डज डिड का यूज करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में तो डू डज डिड का हम यूज करते हैं, बट ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आई डिड स्टडी नहीं होगा, तो यहां से मैंने डिड हटा दिया। ओके, तो आई स्टडी बन गया, आई स्टडी बन गया ना। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है ना, तो आई स्टडी नहीं बोल सकते हो आप, इसको पास कर दो। यस आई स्टडीड। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज नहीं होगा, ये मैंने हटाया। तो आई स्टडी तो प्रेजेंट बन गया, मतलब कल की बात पूछ रही है हमें, तो पास करना, यस आई स्टडीड हो जाए। तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड मत लगाना। डू डज डिड या तो नेगेटिव वाले में नॉट के साथ लगाना, नॉट के साथ नेगेटिव में, या तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। फिर आप बोलोगे कि मैम यस आई डिड द वर्क, यस आई डिड द वर्क, और यस आई डिड स्टडी। अब आप बोलोगे कि मैम इसको तो आपने, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। ओके, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो आपने तो बोला है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, बट इसको करेक्ट माना है। बट यहाँ पे आपने डिड को हटा दिया है, स्टडीड माना है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, और आपने बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिड है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वर्क यहाँ पे द लगा है, द, और द के साथ तो नाउन आता है, तो यहाँ पे द वर्क नाउन है, और यहाँ पे जो डिड है ना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के रूप में डिड को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव। एज अ मेन वर्ब डिड को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लेना, बट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब डिड को पॉजिटिव में यूज मत करना। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, स्पोकन में, या हमें अपने बात पे थोड़ा सा जोर डालना हो, थोड़ा सा एम्फोसिस डालना हो, तो हम कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस में ना डू डज डिड का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई डू, जैसे मैंने लिखा आई हेल्प देम, मैं उसकी हेल्प करती हूँ, तो यहाँ पे हम जोड़ नहीं डाल रहे। ठीक है, हम जोड़ नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कभी कभी बोलना होता है ना, क्या आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, क्या अपने फादर की बात मानते हो, तो कहीं कहीं बोलना हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई डू ओबे देम, मैं मानता ही हूँ। जैसे यहाँ पे बोला आई हेल्प देम, और फिर मैंने लिखा आई डू हेल्प देम, तो अब बोलोगे कि मैं पॉजिटिव सेंटेंस में तो डू डज डिड का यूज नहीं होता, बट कई बार हम सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फोसिस डालने के लिए, मतलब थोड़ा सा यस आई डू ओबे देम, यस मैं उनको ओबे तो करता ही हूँ, मैं उनकी हेल्प करता ही हूँ, यहाँ पे एम्फोसिस नहीं है। मैं आई हेल्प देम, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, आई डू हेल्प देम मतलब मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करता हूँ। तो एम्फोसिस डालने के लिए कभी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज कर लेते हैं, जब सेंटेंस में एम्फोसिस डालना, वो मैं आपको बता दूंगी किस सेंटेंस से एम्फोसिस का सेंस पता चलता है, स्पोकन वगैरह में यूज कर लेते हैं। ओके, तो यही वाला था, डू डज डिड का यूज नेगेटिव और वो सब में भी कर लेते हैं। ओके, इतना दूर क्लियर है? यस, आई डू, आई डू टेक हिम टू द डॉक्टर। आप बोलोगे कि आज यूट्यूब पे क्लास है, आज यूट्यूब पे एंटोनिम्स का क्लास है।
क्लियर है? ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ाऊंगी, मॉडल वर्ब्स तो कल से शुरू करूंगी। अब मैं आपको टू बी वर्ब्स पढ़ाऊंगी। जो स्टूडेंट्स का कहना होता है, बुक में लिखा हुआ होता है मैम टू बी वर्ब्स, और ये होता क्या है कुछ समझ में नहीं आता है अचानक। मतलब इतने दिन हो गया पढ़ते हुए, ये टू बी वर्ब्स क्या होता है अभी तक समझ नहीं आया। तो आज हम इसी को समझेंगे, वर्ब का बी फॉर्म्स, बी के फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद कल मॉडल वर्ब स्टार्ट करूँ। हाँ, जैसे गो का फॉर्म्स, ये जो गो के फॉर्म्स होते हैं ना, गो के फॉर्म्स होते हैं क्या, एक तो गो होता है, ठीक है, ये मेन वाला फॉर्म गो होता है। एक तो गोज होता है एक वेंट होता है। रुको ऐसे करके लिख रही हूँ, V1 V2 V3 V4 V5। जैसे गो के फॉर्म्स होते हैं ना, ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है, दोनों तो प्रेजेंट है, एक सिंगुलर और प्लूरल, और ये पास्ट है वेंट, और एक गॉन और एक गोइंग। जैसे गो, इसको क्या बोलते हैं, गो के फॉर्म्स, गो के पांचों फॉर्म्स है। उसी तरह डू का पांचों फॉर्म्स, ये जो डू है ये तो पहला वाला में आ जाएगा, नीचे वाले में डिड आ जाएगा, ओके, और इसमें आ जाएगा डन, इसमें आ जाएगा डूइंग, और इसमें आ जाएगा डज। डू प्लूरल के लिए ना, और डज सिंगुलर के लिए, और डिड ये उसका फॉर्म्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। जैसे हैज हैव हैड का भी होता है, ये एक हो गया हैव, ठीक है, और इसका हो गया हैज, ओके, और ये इसका हैड हो गया, और इसका V3 भी हैड ही होता है, V2 और V3 हैड होता है, और इसका हैविंग, ऐसा होता है ना। तो ये सब हैज हैव हैड के फॉर्म्स होते हैं, डू के फॉर्म्स होते हैं, राइट के होते हैं। जैसे राइट का भी राइट लिखने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, राइट्स, ठीक है, और इसका V2 रोट हो गया, और इसका V3 रिटन हो गया, और इसका V3 राइटिंग हो गया। ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं। वैसे ही बी के भी फॉर्म्स होते हैं, अभी मैं वही करवाऊँ। ये जो बी वर्ब्स होता है ना, इसके भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बच्चों को लगता है ना कि बी का फॉर्म में सिर्फ बी आता है, और सिर्फ बीन आता है, और सिर्फ बीइंग आता होगा, ऐसा नहीं है। इसके कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। आई डू क्लास, कोई बोला कि तुम क्लास करते हो, मैंने तो तुम्हें क्लास नहीं देखा कभी करते हुए। तो आप थोड़ा जोर डाल के बोलोगे ना, मैम आई डू अटेंड योर क्लासेस एवरी डे, ओके। जैसे मैंने बोला आई अटेंड योर क्लासेस, मैम मैं आपके क्लासेस अटेंड करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैंने तो कभी नहीं देखा है आपको क्लास में प्रेजेंट होते हुए, तो थोड़ा सा आप जोर डाल के बोलोगे, मैम ऐसा मत बोलो, आई डू अटेंड, मैं बिल्कुल आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। तो डू डज डिड को जोर डालने के लिए भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर ले, ओके। बी के फॉर्म्स चलते हैं। मन मार के पढ़ लीजिए नहीं भी मन हो रहा है, मन मार के पढ़ लीजिए, यही सोच के कि अगले साल मैम मतलब छुटकारा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगले साल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस बार प्री निकाल लेते हो, फिर अगले साल के जनवरी फरवरी तक मेंस हो जाएगा। नहीं भी मन लग रहा है ना, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है। मेरे को तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि 13-14 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हो, मैम आप बोर नहीं होते हो? नहीं होती हूँ, मेरे को मजा आता है, नए नए स्टूडेंट्स आते रहते, पढ़ाने में मजा आता है। और मजा तो तब आता है ना जब मैं अपना काम कर रही हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिलता है, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे उसका अप्रिसिएशन ना मिले तो बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है। मेरे को काम कर रही हूँ, आप लोग का सिलेक्शन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं खुश होंगी, ओके। तो मैं हर दिन पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाती हूँ। और आप लोग स्टूडेंट हो ना, मन नहीं करता होगा पढ़ने का, क्योंकि आप लोग मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, आपको मैथ्स रीजनिंग जीएस वगैरह सब पढ़ना, लेकिन क्या करो, आधे से अधिक सब मन ही मार के पढ़ते हैं, मन मार के ही पढ़ते हैं सब। अभी मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी, तो एनटीए ने वो नीट का पेपर शायद कैंसिल कर दिया। पहले तो बोला था कि जिसके नंबर ग्रेस वगैरह आए थे तो उसका पेपर मतलब फिर से एग्जाम देना होगा शायद। अभी मैंने पूरा यूज देखा नहीं मैंने। मेरी डॉटर में सुबह आ रही थी, बोल रही कि मम्मा एनटीए ना वो पूरा एग्जाम ही, अब मैंने उसके न्यूज़ पे बोल रही हूँ, मैंने अपने से न्यूज़ अभी देखा नहीं है। बता रही थी कि उस पूरे एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया, फिर से होगा, फिर से होगा। तो मुझे अंदर से ना, खैर मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन हम लोग भी टीचर्स हैं ना, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा था। खैर जो किया उन स्टूडेंट के लिए ना, होता क्या है कि जब कुछ गलत होता है ना तो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सफर करते हैं। एनटीए वाला बोल रही,
कि जेन्युइन जिसने किसी ने पढ़ के एग्जाम निकाला था, ठीक है, और उसका कोई गलती नहीं, एग्जाम रद्द हो गया तो फिर लगता है ना कि पता नहीं अगले बार उसका मतलब होगा कि नहीं। अच्छा, ऑफिशियल नोटिस आ गया है, ओके। यूजीसी नेट का हुआ है, अच्छा। मैं नेट लिख रही थी, मतलब नीट का एग्जाम बोल रही हूँ, नीट का एग्जाम। एंड नेट बोल दिया था क्या, जो एनटीए लेता है। मैं नीट की बात कर, अच्छा नेट का हुआ है, ओहो, तब उसने मुझे गलत दिया है। वही तो मैं सोच रही थी, हाँ उसने ध्यान नहीं दिया होगा, वही मैं सोच रही थी यूजीसी। ओहो, नेट का हुआ है ना, नीट का भी हुआ है, अच्छा नीट का भी हुआ है। अरे भगवान, मैंने उसीलिए मैंने बोला ना, मैं जल्दी किसी की बात मानती नहीं हूँ। अभी अपने से मैंने न्यूज नहीं पढ़ा है, अभी मैं तैयार होके आ रही थी तो बोल रही थी पता नहीं, देखना होगा। नेट का भी हुआ है और नीट का भी हुआ है, नीट इज दोनों का हुआ है, अच्छा। पता नहीं, भगवान जाने, चलो जिसका भी हुआ है, नीट का नेट का दोनों हुआ है मैम, ओके। देखना होगा, नीट का तो था, जो मेडिकल वाला जो नीट है उसका था कि कुछ ही बच्चों का होगा, ऐसा कुछ था नीट का पेपर। नीट का पहले कहाँ पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था ना कुछ बच्चों। चलो, मतलब बुरा लगता है ना, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सफर कर जाते हैं। चलो, ये जो बी है ना, ये जो बी का फॉर्म्स है, आपको लगेगा कि मैम बी के जो फॉर्म्स में, बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। आपको तो लगेगा कि बी के फॉर्म में से बी होता होगा और बीन होता होगा या बीइंग होता होगा, 3 लग रहा हो, लेकिन इसके कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। मैं देख लूंगी, मैं अपने से न्यूज चेक कर लूंगी। नेट का हुआ है, ओके, ठीक है, नेट का हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं घर से क्लास नहीं लेती हूँ, घर अलग है, ऑफिस अलग है। घर से क्लास नहीं लेती हूँ मैं, घर में सबको, पूरी टीम को घर में बैठाई हुई हूँ, यहाँ स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, उधर मेरा केबिन है, इधर हमारे पूरे स्टाफ है, ये सब मैं घर में करूंगी। वर्ब के 5 फॉर्म्स, मतलब 8 फॉर्म्स होते हैं। एक तो बी बीइंग भी है, और दूसरा ये जो इज एम आर है ना, इज एम आर, वॉज, वर, ये भी बी के ही फॉर्म्स होते हैं। तो कुल मिला के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इज एम आर भी ना बी के ही फॉर्म्स है। यू आर राइट हार्दिक, पेपर 2024 शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पेपर लीक ईयर, यू आर राइट। ये भी होता है, इज एम आर भी होता है। जब आप छोटे क्लास में होते हो ना, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, ही गोइंग, अरे सॉरी, यहाँ लगा देंगे, ऐसा बी का फॉर्म लगाइए। कभी कभी बचपन में ऐसा ऐसा लगा देते हैं ना, ही, और यहाँ पे लिख देंगे डैश, गो का करेक्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है, टू स्कूल, गो का करेक्ट फॉर्म लगाइए, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो गो का करेक्ट फॉर्म गोज होगा, ठीक है, गो का फॉर्म लगाइए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी रहता है, ही, ठीक है, डैश और बी लगा देंगे। गिवन, प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब आप सोचोगे कि क्या लगाया जाए, ये बी क्या है, ये बी क्या है, ये मतलब ही यहाँ पे कुछ बी वगैरह फिट करने की कोशिश करोगे, आपको तो लगेगा ना कि बी, बी का तो यही फॉर्म होता है, या तो बी लगाओ, या तो बीन लगाओ, या तो बीन लगाओ, लेकिन ये बी, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे येस्टरडे भी लगा देती हूँ, येस्टरडे लगा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज, कल उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई। तो बी के फॉर्म में सिर्फ बी बीइंग ही नहीं आता है, इज एम आर वॉज वर भी आता है। तो ही है तो वर और आर तो आएगा नहीं, और एम आएगा नहीं, तो यहाँ बी का फॉर्म में वॉज आ जाएगा। वॉज इज नहीं, मैंने येस्टरडे लगा दिया, अगर येस्टरडे नहीं लगाती ना तो इज वॉज दोनों आ सकता था। तो ये इज एम, ये जो बी का फॉर्म्स में इज एम आर वॉज वर भी आता है,
ठीक है, yesterday नहीं रहता तो इज भी हो सकता है। तो बी के हमारे कुल मिला के 8 फॉर्म्स होते हैं। एक तो बी, बीन और बीइंग होता ही है, और इज, एम, आर, वॉज, वर भी बी के ही फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब 8 फॉर्म्स है। ओके, अब यहाँ पे देखो V1 V2, अब बोलोगे मैं कैसे कैसे फिट किया जाए। एक तो V1, ये V1 में तो बी आएगा ही, ये बी तो इसका बेसिक वाला फॉर्म रहेगा। और दूसरा प्लूरल फॉर्म में और कौन आएगा, आर भी आएगा, वर्ब का प्रेजेंट टेंस आर आएगा। और सिंगुलर में इज और एम आएगा। और V2 में इसमें से क्या आएगा, वॉज और वर, पास्ट टेंस है ना। और V3 में क्या आएगा, बीन, और ING में बीन। ये सब भी बी के ही फॉर्म्स होते हैं। कल मीटअप का वीडियो देखे, इतना मोटिवेट हुए कि नींद नहीं आई रात में और सुबह की क्लास में लेट आ गए। हाँ, तो एक दिन का मोटिवेशन नहीं रखना। अरे वो तो आपको मीटअप देख के ना, मैं मोटिवेट जानते हो क्या चीज से होती हूँ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पूरे स्टूडेंट की टीम आई थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि लोगों कितना मजा आता होगा। क्लास भी इन लोगों ने साथ ऑनलाइन किया था और एक दूसरे को जानते हैं, और ऑफिस में भी इन लोग की दोस्ती है। ये सब एक साथ जा जाके ना, जब वीकेंड आता है, दिल्ली में पोस्टिंग है, वीकेंड आ जाए तो सब जा जाके मजे में कहीं राजस्थान देखती हूँ घूम रहे हैं, क्या किसी हिल स्टेशन में घूम रहे हैं। 1-2 दिन की छुट्टी होती होगी ना, तो सब मिलके जाते होंगे। नहीं, हैज हैव हैड में नहीं होता है, वर्ब के फॉर्म्स में हैज हैव हैड नहीं है। हाँ, सत्तू लेकर आए हैं, सत्तू तो मिल गया है मुझे। हाँ, मेरा सत्तू ना कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मैंने, एक चीज हो रहा है पिछले 3-4 साल से, पुराना वाला सत्तू खत्म नहीं हो रहा है, फिर मेरे को नया मिल जा रहा है। तो मेरा जो नेटिव प्लेस है, मेरा गांव है, तो वहां से पहले कोई आते थे सत्तू वगैरह लेके। अब मैंने मना कर दिया, भाई आप लोग, मेरे को नहीं चाहिए सत्तू वगैरह, मेरे स्टूडेंट मेरे को लाके दे देते, लाके दे देते हैं। सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे डाउट क्लास लेती हूँ, बट अभी विकास छुट्टी पे है, तो डाउट क्लास अगले वीक से हो। थोड़ा सत्तू इधर भी है, इतना भी नहीं है कि मैं आपको पार्सल करूं। हमारे बिहार, हमारे इंडिया का प्रोटीन पाउडर है। जो जिम जाते हो ना, प्रोटीन पाउडर पी पी के आप लोग, तो सत्तू पी पी के जाया करो। ये सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी, आई सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लूरल लेता। चलो ये हो गया ना, ये हो गया। हाँ, मैं पटना से, मैं झारखंड से हूँ। एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ। ओके, झारखंड में एक सुंदर सा जगह है जमशेदपुर, सुना भी होगा वहाँ स्टूडेंट्स। मैं वहीं से हूँ, और मेरी शादी पटना में हुई। चना का पाउडर है सत्तू। चलो ये हो गया। वर्ब के बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और 8 फॉर्म्स को मैंने कर दिया कि इज, एम हो गया सिंगुलर, आर हो गया प्लूरल, और बी प्लूरल इसका बेस फॉर्म हो गया, और वॉज, वर ये हो गया, और बीन बीन हो गया। अब हाँ, अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी 12th किया है, अभी तो प्रिपरेशन सही है। ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है ना, अब ध्यान से सुनो पहले, ये तो बता ही दिया है। ठीक है, ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, जिसमें आता क्या है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये भी आता है, और फिर क्या आता है, बी आता है, बीन आता है, और बीइंग भी आता है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इज, एम, आर ऑक्सिलरी भी होता है और मेन भी होता है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया। Okay, और ये बी, बीइंग, बीन भी ना ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी हो सकता है। टाटा नगर जमशेदपुर। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। अमेजोन से मैंने ना उपला मंगवाया था, बहुत महंगा पड़ गया। हमारे बिहार में उपला, कंडा, गोईठा जिसको बोलते हैं,
यहाँ मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अमेजोन से मंगाया था, बहुत महंगा पड़ गया लिट्टी चोखा बनाने के लिए। और हमारे बिहार में तो मिल जाता है सस्ते में ही, फ्री में ही। सत्तू इज एन IAS ऑफिसर। ओके, इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। ये करवा दिया। अब ये वाला देखो, ये करवा दे। मैंने लिखा ही विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। और फिर मैंने लिखा ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। राजस्थान से भी सत्तू आया है, ठीक है, राजस्थान से भी स्टूडेंट के पापा आए थे सत्तू लेकर, वो वहां से भी आया है। घी भी घी भी आया। ये विल भी मना किया था मैंने, मत लाइए ये सब, लेके आ जाते हैं। ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। और फिर मैंने लिखा बी केयरफुल। I will bring dal bati after selection. Last year when I went to वो ना, when I went to, कहाँ गई थी मैं, माउंट आबू और पुष्कर और वहां सब गई थी ना, तो 2-3 दिन लगातार मैंने दाल बाटी ही खाया था। दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी अलग है, दाल बाटी चूरमा अलग होता है। वो बाटी के वो अंदर फीलिंग रहता है, उसमें नहीं आता। चलो छोड़ो वो सब, अब पहले देखो, पहले तो सिलेक्शन लेना होगा। ऊपर वाला ये जो फेथफुल है ना, फेथफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, और गिवन तो वर्ब है, गिवन वर्ब है। अब विल मॉडल वर्ब होता है। ये जो विल शैल होता है ना, ये भी वर्ब ही होता है। कल मैं पढ़ाऊंगी इसको। विल, शैल, कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। और मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, हमेशा सहायक क्रिया होता है। तो यहाँ पे विल क्या है, विल इज ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो बी है ना, मेन वर्ब है। तो ये जो बी, बीन, बीइंग है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे बी क्या है, ऑक्सिलरी है, और विल भी ऑक्सिलरी है। यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी है और एक मेन है। और बी केयरफुल, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ का बी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि बी मेन भी हो सकता है, बी ऑक्सिलरी भी हो सकता है, बी यहाँ अगेन मेन भी हो सकता है। अब इससे एक क्वेश्चन आता है, दिलवारा टेम्पल विजिट किया था मैंने, बहुत पहले विजिट किया था मैंने। पिछले साल भी गई थी एक बार, और माउंट आबू गई थी 15-20 साल पहले, उस समय दिलवारा टेम्पल विजिट किया था। आपके लिए ये लेके आऊंगा, आपके लिए वो लेके आऊंगा, वो सब लाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाना सिलेक्शन लेके, पहले सिलेक्शन लेना है। बस एक करवाती हूँ। इसमें मुझे बताना ये है ना, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बी वर्ब को ना कभी वाक्य में अकेला यूज नहीं कर सकते। ये बी वर्ब को किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, विल, शैल। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, ही बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये जो बी वर्ब है, ये अकेला कभी यूज ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी वर्ब है ना, अकेला कभी नहीं यूज होगा। बी वर्ब को किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, अकेला नहीं यूज होगा। या तो ऐसा लगा दो, ही विल बी गिवन, या लगा दो ही शुड बी गिवन, ओके, या ही मस्ट बी गिवन,
तो कभी भी बी वर्ब वाक्य में अकेला नहीं आएगा, उसको किसी न किसी मॉडल वर्ब के सहारे की जरूरत होती है। ओके, किसी न किसी मॉडल वर्ब के सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ही बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट गलत है, कुछ विल शैल लगना चाहिए। फिर अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने नहीं लगाया, आपने बोला है कि बी वर्ब तो अकेला वाक्य में नहीं आ सकता है, बी वर्ब को किसी ना किसी सहारे की जरूरत है, यहाँ विल शैल लगाना है। बट यहाँ तो करेक्ट है, बट इसलिए क्योंकि बी वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे सब पढ़ा दिया था। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? आपको याद होगा, मैंने बेसिक वाले क्लास में बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जहां पे आप ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो। और इंपेरेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब से शुरू होता है। नॉर्मली हमारा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। अब ये सेंटेंस में भी पहले सब्जेक्ट आया और ये वर्ब आया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ बी वर्ब अकेला यूज नहीं हो सकता, इसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत। बट ये बी केयरफुल, बी साइलेंट, बी केयरफुल, बी क्वाइट, ओके, बी ऑनेस्ट, तो ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बी वर्ब को हम अकेले यूज कर सकते हैं, बट ऐसे इसमें नहीं। ठीक है, तो एंड किया जाए। कल हम मॉडल वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव भी इसका रिलेटेड बता दूंगी, इसका एक्टिव पैसिव भी कर लेंगे। हाँ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स।